विश अभय की बाहों में थी और जब अभय ने उसे यह धमकी दी कि वह ट्विंकल को नुकसान पहुंचा देगा, तो विश खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह बेतहाशा रोते हुए अभय की बाहों में निढाल हो रही थी। पर जब उसने अभय की धड़कनों को महसूस किया, तो अचानक से उसकी चेतना वापस आ जाती है। वह एक झटके से अभय को खुद से दूर करती है और गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अभय के होठों के किनारे मुड़ गए और वह मुस्कुराता हुआ वापस उस सोफे के पास चला जाता है। अभय आराम से सोफे पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को सोफे पर फ्लैट हुए विश से कहता है, मुझे तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है मिस विशाखा, क्योंकि तुम्हारी बातें ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपनी बेटी की हिफाजत के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। वह कौन सी कहावत है, माँ सारी दुनिया से लड़ जाती है अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, तो तुम भी तो एक माँ हो और अपने बच्चे की हिफाजत के लिए अगर तुम मुझसे लड़ गई तो कौन सा बड़ी बात हो गई। पर ऐसी एक और कहावत है, और वह यही है कि मैंने सुना है कि एक माँ बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है। इसीलिए मिस विशाखा, अपनी बेटी के लिए त्याग तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना मिस विशाखा। विश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह चुपचाप अभय की बात सुनती रही। अभय उसे देखकर आगे कहता है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह माँ अपनी बेटी की हिफाजत के लिए क्या क्या त्याग करने वाली है। अभय ने अपना हाथ बढ़ाया और सोफे के पास लगे टेबल के नीचे से एक ड्रॉर को ओपन किया। उसमें से कुछ कागजात बाहर निकाले और उसे उठाते हुए देखने लगा। अभय ने वह सारे कागजात विश की तरफ फेंक दिए। उसके ऐसा करते ही विश एकदम से हैरान हो जाती है। वह हैरानी से नीचे जमीन पर पड़े उन पेपरों को देखती है जो उसके पैरों के पास बिखरे हुए थे। विश भ्रमित होते हुए अजीब नजरों से अभय को देख रही थी। तो अभय सोफे पर बैठे हुए आराम से अपने सेपियन के मजे ले रहा था, लेकिन विश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभय इस पेपर को दिखाकर उससे क्या चाहता है। क्या तुम पेपर्स को उठाने की तकलीफ करोगी मिस विशाखा? अभय ने एक मजाकिया तरीके से विश से कहा। तो विश को पता चल गया कि अभय उसका मजाक उड़ा रहा है। वह धीरे से नीचे झुकती है और फर्श पर गिरे हुए उन सारे पेपर्स को इकट्ठा कर लेती है। जब वह सारे पेपर को इकट्ठा करके खड़ी होती है, तो अभय अपने शराब का एक और घूंट भरते हुए कहता है, पढ़ो इसे। विश एक नज़र हैरानी से अभय देखती है और उसके बाद उन पेपर्स को पलटकर देखने लगती है। एक एक शब्द के पढ़ने के साथ विश के चेहरे का रंग बदल रहा था और उसका चेहरा सदमे में जाता हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और उसके चेहरे पर अब जो दिख रहा था वह था सिर्फ अपार गुस्सा था। यह क्या बकवास है? विश एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है। तो अभय बिल्कुल शांत स्वर में विशाखा को देखकर कहने लगा, मुझे लगा तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हें ये पढ़ना आता होगा। कहीं तुम्हें नज़र का चश्मा तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो फिर मुझे इन पेपर्स को फिर से रेडी करवाना होगा, और इस बार मोटे मोटे अक्षरों के साथ। तो क्या कहती हो? अभय ने एक बार फिर से विश का मजाक बनाते हुए उससे कहा। विश का पूरा चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह अपनी लाल आंखों से अभय को ही गुस्से में देखे जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है, जो भी इसे इतनी बड़ी बात इतनी आसान तरीके से, वह भी कागजात के जरिए कह रहा है। ड्रिंक की गिलास को अपने हाथों में लेता हुआ अभय स्टाइल से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाता है और उस ड्रिंक को अपने हाथों में घुमाते हुए कहता है, वैसे तुम चाहो तो मैं इन पेपर की डिटेल तुम्हें शब्दों में भी बता सकता हूँ। तो मिस विशाखा, इन पेपर्स को तुम हमारे बीच एक एग्रीमेंट की तरह ले सकती हो। ये हमारे बीच का एक सौदा है, ऐसा सौदा जिसमें तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगी। और इसकी दूसरी लाइन में लिखा गया है कि तुम्हें वह सब करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा, वह भी किसी भी पल, किसी भी समय और किसी भी घड़ी। अगर मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छाएं रखी है तो तुम उसे मना नहीं कर सकती हो। तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा पूरा अधिकार होगा, चाहे शरीर हो या फिर तुम्हारी फीलिंग। सो तुम अगर किसी के बारे में सोचोगी तो वह सिर्फ मेरे बारे में, और किसी के बारे में फिक्र करोगी तो वह सिर्फ मेरे बारे में। और इस पेपर पर तुम्हें अपनी मर्जी से साइन करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि तुम इस एग्रीमेंट के लिए अपनी मर्जी से राजी हुई हो। विश पूरी तरह से शॉक हो गई थी। उसके हाथ पैर अपनी जगह पर जम चुके थे, उसके अंदर का खून भी जम चुका था और आंखें एकदम स्थिर हो गई थी। यह आदमी इतनी बड़ी बात इतनी आराम से कैसे कह सकता है? उसने उसको खरीदा है और अब वह विश के ऊपर पूरा स्वामित्व चाहता है। वह चाहता है कि विश का सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि उसका दिमाग, उसकी फीलिंग और उसके जज्बात का भी वह मालिक बने।
अभय ने जब उसको कुछ ना कहते हुए पाया तो वह विश की तरफ देखकर अपने साफ शब्दों में कहता है, लगता है तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है मिस विशाखा। तो ठीक है, मैं तुम्हें छोटे और सरल शब्दों में समझता हूँ। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा हकदार हूँ मिस विशाखा। अभय ने विश के बेजान से शरीर की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन विश अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान जो कह रहा है वह सच कह रहा है या फिर यह इसके विकृत दिमाग की कोई उपज है। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से ऐसे कह रहा है जैसे कि यह कोई बड़ी बात है ही नहीं। इंसान की फीलिंग्स पर वह अपना कब्जा करना चाहता है, ऐसे जैसे कि वह इंसान नहीं कोई गुड़िया है। अभय ने अपनी ड्रिंक खत्म की और गिलास को वापस टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है मिस विशाखा। वह क्या है ना, तुम कभी भी मेरे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती हो और ना ही कभी मुझसे जीत सकती हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सारी बातों को भूल जाओ और इन पेपर्स पर साइन कर दो और हमेशा हमेशा के लिए खुद को मुझे सौंप दो। ये कहने के साथ ही अभय के चेहरे पर एक मक्कारी और डरावनी मुस्कान आ जाती है और वह बस विश को पत्थर बने हुए ही देख रहा था। उसके हाथों में पेपर था और जैसे जैसे अभय की बातों को उसने महसूस किया, उसके हाथों का वह पेपर उसके हाथों में ढील पड़ने लगा। उसकी आंखें जो अब तक गुस्से से लाल थी, उसमें आंसू भर गए थे और वह आंसू उसकी गालों का सफर तय कर रही थी। अभय ने विश को देखकर आगे कहा, तो मुझे उम्मीद है मिस विशाखा कि तुम्हें जो जानकारी मिली है उसके तहत इन पेपर्स पर साइन करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब तो पता चल गया ना ये पेपर्स किसके हैं। तो चलो जल्दी इसको साइन करो और मेरी प्रॉपर्टी बनने के लिए तैयार हो जाओ। विश ने कस के अपने आंसुओं को अपनी आंखों में जब्त करने की कोशिश की, लेकिन वह आंसू आखिरकार उसकी आंखों से छलककर गालों पर बह ही गए। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अपना चेहरा साइड में कर लिया। वह तेजी से 2-3 बार सांस लेती है और फिर अभय को देखकर बहुत ही रिलैक्स तरीके से कहती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं आपसे क्या कह। आपकी सोच को सुनकर मुझे आपके ऊपर अफसोस हो रहा है कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। सच कहा आपने कि मैं न तो आपसे लड़ सकती हूँ और ना ही आपसे जीत सकती हूँ, लेकिन वह तो मेरी मजबूरी है ना, मर्जी नहीं। तुम कोशिश करोगी तो यह मजबूरी तुम्हारी मर्जी भी बन जाएगी। अभय ने बेफिक्री के साथ विश को देखकर अपनी बात कही और उसके बाद वह मजाकिया ढंग से हंसने लगा। विश एक गहरी सांस छोड़ते हुए अभय से कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र साइड पर लगे हुए एक वॉल मिरर पर जाती है जहां पर विश अपने आप को देख रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो रखे थे और इस समय उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हताशा थी, उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और अब वह रात के अंधेरे में एक अनजान शख्स के साथ थी जो उसे अपना शिकार समझ रहा था और शायद वह थी भी। आईने में अपने आप को देखने के साथ विश को उन सारे आदमियों के व्यवहारों के अपनी आंखों के सामने नजर आने लगते हैं जो उसे किसी जानवर की तरह ट्रीट किया करते थे, जो उसे सिर्फ इस्तेमाल करने का सामान समझते थे और उसे ज्यादा कुछ भी नहीं। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वह लड़की उसके दिल पर क्या गुजर रही है या फिर उसकी आत्मा पर कितनी चोट लग रही है। वह बस उससे अपने शौक के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सच में ये दुनिया ऐसे भेड़ियों से भरी पड़ी है। वह आज एक डेमन से मुकाबला कर रही है, लेकिन विश इस बात को नहीं भूल सकती है कि ऐसे डेमन उसे हर दूसरे गली, दूसरे चौराहे और हर एक रास्ते पर नजर आएंगे जो किसी लड़की को सिर्फ इसीलिए देखते हैं क्योंकि वह उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सामान है। इतिहास के पन्ने फिर से दोहरा नहीं जाएंगे, शस्त्र उठाना सीखो द्रौपदी, अब मोहन नहीं आएंगे। एंड #128591 एंड #127,995 विंकिंग फेस। विश आईने में अपने टूटे हुए अस्तित्व को ही देख रही थी कि तभी उसने अभय के कदमों की आवाज सुनी जो उसकी तरफ ही आ रहा था। उसने फिर भी अभय की तरफ अपना चेहरा घुमा के नहीं देखा और अगले ही पल उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसकी धड़कनें एकदम से रुकी हुई महसूस होती है। अभय विश के पीछे आता है और वह विश के बहुत करीब आ जाता है, इतना कि उसे अभय का सीना अपने पीठ पर महसूस होने लगता है। वह अपने हाथ को विश की गले के चारों ओर लपेटता है और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। वह कुछ समझती या फिर किसी चीज पर रिएक्ट करती उससे पहले ही वह देखती है कि उसके आसपास जो चीज लिपटी हुई है वह है अभय का कोट। अभय उसके कंधे पर कोट रखते हुए उसे ढक रहा था। दरअसल विश के बाजू से उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी ड्रेस पीछे की तरफ से भी काफी फटे हुई थी। सामने के बटन तो पहले ही आधे टूट चुके थे।
जिसे विश ने बहुत मुश्किल से एक दूसरे के साथ उलझाते हुए बंद किया था। लेकिन उसके बावजूद उसके सामने का हिस्सा बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा था। अभय का कोट विश के शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था और अचानक से जब अभय ने उसके कंधे पर अपना कोट रखा तो विश का पूरा शरीर उसकी कोट के अंदर छुप गया था और अब उसके फटे हुए कपड़े नजर नहीं आ रहे थे। अभय ने उसे अपना कोट क्यों पहनाया और उसे इस तरीके से क्यों ढक दिया, जबकि वह तो खुद ही वह इंसान है जिसने विश का सौदा किया था और उसके शरीर की कीमत लगाई थी। पर उस एग्रीमेंट और सौदे के बारे में वह सब सुनकर विश का गुस्सा उसके ऊपर अभी भी हावी हो रखा था। वह गुस्से में अभय की तरफ देखती है और अगले ही पल वह अपने हाथों से उसके कोट को पकड़कर उसे अपने ऊपर से हटाने ही वाली होती है कि अभय के शब्दों ने उसके हाथ को रोक दिया। दुनिया वालों की नजरों से बचने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत होगी मिस विशाखा। पर खुद के अंदर भी इंतहा गुस्से को बटोरी हुई विश ने एक झटके से अभय के कोट को अपने ऊपर से अलग किया और गुस्से में घूरते हुए अभय को देखकर कहती है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। दुनिया से कैसे बचना है वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा आपसे बचना ज्यादा जरूरी है और आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि लोग मुझे इस तरीके से बाहर देख लेंगे। आपके दिए हुए कपड़े पहनने से बेहतर यही है कि लोग मुझे इस तरीके से देखें। वह वहां से गुजरने ही वाली थी कि अभय ने उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और मजबूती से उसकी कलाइयों को अपनी मुट्ठियों में दबा लिया। विश वहीं पर खड़ी उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी। अभय की लाल आंखें विश की गुस्से भरी आंखों से टकराती है और वह विश की आंखों में देखते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें भले ही शौक होगा कि दुनिया वाले तुम्हें इस तरीके से देखें, लेकिन मुझे बिल्कुल यह मंजूर नहीं है कि कोई तुम्हें इस तरीके से देखे। अभय की बात सुनकर विश गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगती है। अभय विश के करीब आता है और धीरे से उसके दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए कहता है, अपनी बेटी की परवाह तो है ना? क्या तुम उसके सामने इस हालत में जा सकती हो? क्या तुम उसके सवालों के जवाब दे सकती हो? क्या वह तुमसे नहीं पूछेगी कि उसकी माँ के कपड़े फटे हुए क्यों हैं? और जब वह सवाल करेगी तो क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे यह कह सकती हो कि इन फटे कपड़ों की वजह क्या है? अभय की बात सुनकर विश शांत हो गई थी। कहीं न कहीं उसकी बातों में सच्चाई थी। विश पूरी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन वह ट्विंकल के सवालों के जवाब कैसे देगी जब वह उसे यह कहेगी कि क्यों उसके कपड़े फटे हुए हैं? विश निशब्द हो गई और उससे कुछ नहीं कहा गया। उल्टा उसकी आंखों के आंसू और ज्यादा तेज हो गए थे। तुम्हें इस दुनिया का सामना करने में मेरी जरूरत है। तुम्हें खुद का सामना करने के लिए मेरी जरूरत है। तुम्हें अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मेरी जरूरत है। अभय जैसे जैसे ये कहता हुआ विश के करीब आ रहा था, विश की घबराहट और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभय के शब्दों में सच्चाई थी। वह ट्विंकल की जान अकेले नहीं बचा सकती है। ट्विंकल उसके लिए पूरी दुनिया है। अभय विश के करीब आता है और सीधे उसकी गर्दन पर झुककर अपनी सांसों को उसके गर्दन पर छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें ये जीवन जीने के लिए मेरी जरूरत है मिस विशाखा, 24 घंटे। विश की गर्दन से लेकर उसके कानों तक अभय ने फुसफुसाते हुए उससे ये कहा। विश के कान खड़े हो गए और उसकी आंखें एकदम सुन्न हो गई। अभय आगे कहता है, मैं तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करने के लिए 24 घंटे देता हूँ मिस विशाखा। विश का चेहरा जो अब तक दूसरी दिशा में देख रहा था, वह धीरे से सामने की तरफ दर्पण में देखने लगती है, जहां पर वह अभय को अपने पास खड़ा पाती है और वह भी उसके इतने करीब कि वह उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। दर्पण में उसने अपने आप को देखा, जिसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और चेहरा एकदम हताशा और निराशा से भरा हुआ था। अभय अचानक से पीछे एक कदम हट जाता है और दर्पण में ही विश को देखते हुए कहता है, कल की रात खत्म होने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया। ये कहता हुआ अभय रुक गया था और विश की तरफ देखने लगा था, जो अभी भी अपनी घूरती हुई नजरों से उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी यह नजरें अभय को और ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही थी। अभय एक बार फिर से उसके कानों के पास झुकते हुए खतरनाक तरीके से कहता है, तो फिर मैं पूरी तरह से यह कोशिश करूंगा कि कल रात के बाद तुम्हारी जिंदगी की जो पहली सुबह होगी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। उस रात की सुबह के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक नए तूफान का स्वागत होगा। उसने ये शब्द जितने शांत तरीके से कहे थे, उसमें चेतावनी बखूबी शामिल थी। उसकी बात सुनकर विश की आत्मा अंदर तक सुन्न हो गई थी, क्योंकि वह कुछ कहे उससे पहले ही अभय ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे विश को अपनी जगह पर ही रोक दिया था। एक ऐसा तूफान जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और इसे रोकने के लिए तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी।
पर अफसोस उस वक्त कोई भी तुम्हारा सहारा नहीं बन पाएगा, और तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए अभय ने उसे एक चेतावनी दे दी थी। अभय ने वह सारे डॉक्यूमेंट्स जो विश के हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गए थे, झुककर उन्हें उठाया और एक एक करके उन्हें झाड़कर वापस समेटा। उसने वह सारे डॉक्यूमेंट्स विश के हाथों में रखे और उसकी आंखों में देख कर कहता है, सिर्फ 24 घंटे। और विश सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी। उसके पास एक शब्द नहीं था कहने के लिए। हाथों में वह डॉक्यूमेंट पकड़कर अभय एक कदम पीछे हो जाता है और मुस्कुराकर उसको देखकर कहता है, उम्मीद है कल तुमसे एक मुलाकात दोबारा होगी, मिस विशाखा। ये कहता हुआ अभय अपने चेहरे पर एक सार्कास्टिक और डरावनी मुस्कान के साथ विश के साइड में से होकर निकल जाता है। जैसे ही अभय उस कमरे से बाहर निकलता है, अभय अपनी जेब से फोन निकालता है और किसी को फोन करके कहता है, उसे सेफली घर पहुंचा दो। अभय पलटकर कमरे के अंदर खड़ी बेसुध विश को देख रहा था, जिसके हाथों में वह एग्रीमेंट पेपर था और चेहरे पर हताशा। आंखों में आंसू तो बह ही रहे थे, लेकिन अब उसमें जीने की इच्छा भी नहीं थी। इंसानों को अगर मजबूरियों ने ना झकड़ा होता तो अपने दुख के आगे हारकर इंसान कब की अपनी जान दे चुका होता। वह तो उसकी मजबूरियां थी जो उसे मरने नहीं देती है। वही हाल कुछ इस वक्त विश का भी था। उसका मन तो कर रहा था कि वह अपनी जान ले, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां के चलते वह ये भी नहीं कर सकती। उसने नीचे झुककर अपना पर्स उठाया, जो कि अब नीचे जमीन पर एक कोने पर पड़ा हुआ था, और उसे उठने के साथ ही जब वह पेपर उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिरने को हो रहा था तो उसने जल्दी से उसे पेपर को कस के पकड़ लिया। अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह धीरे से विश को देखते हुए कहने लगा, विशाखा, पॉइजन। सुबह के करीब 4 बजे विश अपने घर पहुंचती है, और जब उसने घर की डोर बेल बजाई तो जया ने दरवाजा खोला। उसको देखकर जया एकदम हैरान हो जाती है, और विश की हालत देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। वह विश को अंदर लाती है और उसे आराम से सोफे पर बैठाती है। जया पानी लेकर आती है। उसने विश के सामने पानी का गिलास रखा और उसके हाथों को थामते हुए कहा, विश तू कहाँ थी पूरी रात? तुझे पता है तेरी टेंशन में सो नहीं पाई हूँ। ट्विंकल तेरे बारे में कितना पूछ रही थी, वह कितनी परेशान हो गई थी। उसे तो मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया है। तेरी हालत कैसी हो गई? क्या हुआ है तेरे साथ विश? कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही है। सच बताओ क्या हुआ है तेरे साथ? विश ने अपनी पत्थर हुई आंखों से जिया को देखा और उसे सब कुछ बता दिया। उसकी जिंदगी का गुजरा हुआ कल उसने सारा कुछ जिया के सामने लाकर रख दिया था। उसने बता दिया कि किस तरीके से उसे यूज किया गया और किस तरीके से हर किसी ने सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया है, और ट्विंकल के लिए किस तरीके से वह उस नर्क से भाग गई थी और यहाँ आकर उसने एक नई जिंदगी शुरू की है। लेकिन अब फिर से जिंदगी उसे एक बार आजमाना चाहती है, और इस बार उसकी बेटी के लिए। वो अपनी जगह से उठती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर ट्विंकल सो रही थी। वह ट्विंकल के सिरहाने बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके चेहरे को देखने लगती है। ट्विंकल के गालों पर आंसुओं के निशान थे। वह विश को याद करते हुए बहुत रोए जा रही थी और उसे विश के पास जाना था। जया ने उसे बहुत मुश्किल से संभाला था और सुला दिया था, लेकिन अब ट्विंकल का वह चेहरा देखकर उसकी हिम्मत टूट रही थी। वो धीरे धीरे अपने जज्बातों को काबू करते हुए सुबकने लगी और अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए ट्विंकल को देख रही थी। जया उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे एक सामान की तरह खरीदा गया, बेचा गया, मेरे ऊपर कब्जा किया गया है। मुझे ऐसा महसूस करवाया गया है जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिसकी कीमत लगाई गई है। अपनी बात कहते हुए विश बुरी तरह से रोए जा रही थी। उसे अभय के साथ बिताए अपने वह पल याद आ रहे थे जब उसने दहशत में खुद को संभाला था। विश सुबकते हुए अभय की बातों को याद करने लगती है और तभी उसके कानों में अभय के कहे आखिरी शब्द गूंजते हैं कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और उसके बाद उसकी जिंदगी में एक भूचाल आएगा। उसके शब्दों को याद करते हुए विश बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसने जल्दी से ट्विंकल को अपनी गोद में लिया और उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। उसने ट्विंकल को बहुत कस के अपने सीने से जकड़ लिया। उसका पूरा चेहरा डर से भरा हुआ था और आंखें घबराई हुई थी। उसे ऐसा देखकर जया भी डर जाती है। वह जल्दी से विश के बगल में बैठती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, विश शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नहीं है यहाँ पर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है जिया,
मुझे बहुत डर लग रहा है। वह आदमी, वह मुझे बर्बाद कर देगा। वह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा देगा। वह बहुत जालिम है। मुझे धमकी दी है कि वह मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर बना देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है जिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा लो जिया, मुझे बचा लो। ट्विंकल को अपनी गोद में समेटे हुए विश जिया से मदद मांग रही थी और डरते हुए कांप रही थी। जिया उसकी यह हालत देखकर घबरा जाती है। उसने जल्दी से विश को संभालते हुए कहा, विश डरो मत। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर हम सेफ है। यह मेरा घर है और हम यहीं पर रहते हैं। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और जहाँ तक बात रही उस घटिया आदमी की, तो हम पुलिस में उसकी कंप्लेंट करेंगे। हाँ विश, ये सही रहेगा। हमें पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी होगी। वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, पुलिस और मीडिया के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है ना। हम मीडिया के सामने उसे बेनकाब कर देंगे और उसने जो तुम्हें पेपर दिए हैं ना, उस पेपर को हम मीडिया में सबके सामने दिखाकर कहेंगे कि वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। विश सुबकने लगी थी और सुबकते हुए जिया को देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है? मैंने इन सब के बारे में नहीं सोचा था जिया। मैंने पहले यही चीज़ सोची थी कि मैं उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। भले ही मैं हार जाऊं, लेकिन मैं उसका डटकर मुकाबला करूंगी। पर अपनी इस लड़ाई में मैं ट्विंकल को शामिल नहीं कर सकती हूं। कभी भी किसी चीज़ के लिए अपने बच्ची को दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैं उसके जैसी घटिया इंसान नहीं हूं, जो अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को दावा पर लगा सकता है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो वह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। और वह ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा कि यह मेरी एक छोटी सी बच्ची है। जिया अपनी दोस्त को इस तरीके से टूटा हुआ देख रही थी और महसूस कर रही थी कि इंसान शरीर से जिंदा ये जरूरी नहीं है, उसकी आत्मा से भी जिंदा रहना जरूरी है। और विश अपनी आत्मा खो रही थी। अगली सुबह अपने साथ हुए उसे बुरे वाक्य से लेकर अपनी आत्मसम्मान गरिमा सब कुछ खोकर एक तरफ रखते हुए विश आज फिर अपनी बेटी के लिए उसका फेवरेट नाश्ता बना रही थी। और जिया उसे यह करता हुआ देख रही थी। वह अच्छी तरह से जानती है कि विश के लिए ट्विंकल क्या मायने रखती है। वह किसी भी चीज़ के लिए ट्विंकल को दांव पर नहीं लगाएगी। कमरे का दरवाजा खुलता है और ट्विंकल अपना फेवरेट टेडी बियर लेकर सीढ़ियों की ओर भागते हुए आती है और कहती है, मम्मा आप कहाँ हो? बेटा मैं किचन में हूँ, सीढ़ियों से आराम से आना। विश ने किचन काउंटर से झांकते हुए ट्विंकल को देखकर कहा। ट्विंकल एक एक कदम करके सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीधे किचन की तरफ आते हुए कहती है, मम्मा क्या यह आपकी नई ड्रेस है? जिया और विश एक साथ पलटकर ट्विंकल को देखते हैं तो विश हैरान हो जाती है। ट्विंकल उस कोट को अपने ऊपर पहनने की कोशिश कर रही थी। अभय के कोट में ट्विंकल को देखकर जिया का खून ठंडा हो जाता है। वह जल्दी से दौड़ते हुए ट्विंकल के पास आती है और उसके ऊपर से उस कोट को खींचकर छीनकर अलग करती है। विश नहीं चाहती थी कि उस घटिया आदमी की परछाई भी उसके बच्ची के ऊपर पड़े। विश के ऐसे व्यवहार से ट्विंकल का चेहरा उदासी से भर गया और वह अपने रोते हुए चेहरे के साथ विश के हाथों की तरफ फिर से लपकती है ताकि उस कोट को ले सके। मम्मा मुझे वापस करो, मुझे इसे पहनना है। देखो ये कितना अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, तुम आज के बाद इसे हाथ भी नहीं लगाओगी ट्विंकल, समझ में आई मेरी बात? विश ने जिस तरीके से ट्विंकल से यह कहा था, उसकी आवाज़ सुनकर तो जिया भी हैरान हो गई थी। उसने कभी ट्विंकल को डांटा नहीं था। डांटना तो दूर की बात है, उसने कभी ट्विंकल से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। पर आज उसने ट्विंकल को इतनी जोर से डांट लगाई थी कि ट्विंकल के आंसू निकल आए और वह वहीं पर खड़े खड़े रोने लगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम आज के बाद इसे हाथ भी नहीं लगाओगी ट्विंकल, समझ में आई मेरी बात? विश ने जिस तरीके से ट्विंकल से यह कहा था, उसकी आवाज़ सुनकर तो जिया भी हैरान हो गई थी। उसने कभी ट्विंकल को डांटा नहीं था। डांटना तो दूर की बात है, उसने कभी ट्विंकल से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। पर आज उसने ट्विंकल को इतनी जोर से डांट लगाई थी कि ट्विंकल के आंसू निकल आए और वह वहीं पर खड़े खड़े रोने लगी। ट्विंकल का उदास चेहरा देखकर विश को एहसास होता है कि उसने ट्विंकल को कितनी जोर से डांट दिया था। उसके वह मोटे मोटे आंसू उसका दिल बेचैन कर जाते हैं। वह जल्दी से ट्विंकल को अपने गोद में उठाती है और उसे सीने से लगाते हुए कहती है, सॉरी बच्चा, माँ को माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में आकर आपको डांट दिया ना। ट्विंकल सुबकते हुए अपनी माँ को देखती है और अपनी नाक के पानी को ऊपर खींचते हुए कहती है, मम्मा मुझे वह पहनना है, प्रॉमिस मैं उसे गंदा नहीं करूँगी। ट्विंकल ने अपने छोटे से हाथों से उस सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा।
विश ने उसे देखा और उसके माथे को सहलाते हुए उससे कहती है, नहीं बच्चे, वह कोट आपका नहीं है और मम्मा वो आपको नहीं पहने देगी। आप उसे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि यह पहले से ही बहुत गंदा हो रखा है और अगर आपने इसे पहना तो इसकी जम्स आपके शरीर में लग जाएंगे और आप बीमार हो जाएगी। आपको याद है, जब आप बीमार होती हो तो मम्मा आपको अस्पताल ले जाती है, फिर डॉक्टर अंकल आपको इंजेक्शन लगाते हैं और फिर आप रोती हो। पड़ना है बीमार और लगवाना है फिर से इंजेक्शन। ट्विंकल अपने छोटे से होठों को बाहर निकालती है और ना में सर हिलाते हुए उसने कहा, नहीं मुझे ये गंदा सा कोट नहीं पहनना। मैं फिर से बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ और मुझे हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन भी नहीं लगाना। विश ने ट्विंकल को देखते हुए कहा, वेरी गुड, मेरी ट्विंकल तो बहुत अच्छी है। चलो अब जल्दी से जाओ और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, मम्मा जल्दी से आपके लिए आलू का पराठा लेकर आ रही है। उसने ट्विंकल को नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया और ट्विंकल भागते हुए किचन के पास लगे छोटे से डाइनिंग एरिया में चली गई थी। जिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उन दोनों के जाने के बाद विश ने घूरकर उस कोट को देखा, जो आधा सोफों पर पड़ा हुआ था और आधा जमीन पर धूल खा रहा था। विश ने उस कोट को उठाया और उसे घिन भरी नजरों से देखने लगी। एक घृणा के साथ उसने अभय को याद किया और अपने मन में कहने लगी, मैं तुम्हारी परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। ये कहते हुए उसने कोट को इकट्ठा किया और घर के किसी कोने में ऐसे फेंक दिया जैसे उसकी कीमत ही नहीं है। विश रसोई की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे ट्विंकल को नाश्ता करवाना था। वह ट्विंकल के बगल में बैठ जाती है और पराठे का एक एक टुकड़ा तोड़ते हुए उसे खिलाने लगती है। यह आखिरी वाला है, जल्दी से इसे फिनिश करो। विश ने उसे आखिरी निवाले को ट्विंकल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो ट्विंकल मुंह बनाती है और ना में सर हिलाते हुए उसने कहा, नहीं मम्मा मेरा पेट भर गया है। विश अपने हाथ में पड़े हुए उसे आखिरी वाले को खुद खाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है चलो जाओ फिर हैंड वॉश करो। ट्विंकल वहां से वॉश बेसिन की तरफ चली जाती है और अपने हाथों को धोने लगती है। तभी घर की डोर बेल बजती है। जिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अभी भी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर रही थी और विश बाकी झूठे बर्तनों को सिंक में रख रही थी। इस समय कौन हो सकता है? जिया ने हैरानी से पूछा। तो ट्विंकल चहकते हुए कहती है, मम्मा मेरे फ्रेंड्स आए होंगे, मैंने उन्हें कहा था मेरे घर पर खेलने के लिए आना। ट्विंकल भागते हुए दरवाजा खोलने जाती है। उसे ऐसा भागता हुआ देख विश उसके पीछे पीछे भागती है और कहती है, ट्विंकल भागो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी, दरवाजा मैं खोल रही हूँ। ट्विंकल दरवाजे के पास पहुँच गई थी और विश भी दरवाजे के पास जाती है। जैसे ही विश ने दरवाजा खोला उसने उम्मीद की थी कि सामने ट्विंकल का कोई दोस्त उसके पेरेंट्स के साथ आया होगा, लेकिन सामने 4 बिजनेस सूट में लोग खड़े थे। उन सबके कानों में एक ब्लूटूथ कनेक्ट था। वह लोग कद काठी और भारी भरकम शरीर के थे। ऊपर से उन सब ने बिजनेस सूट पहना हुआ था, वह भी एक जैसा। ऐसा लग रहा था हाई क्लास सिक्योरिटी एजेंसी या फिर किसी बड़े बिजनेस एम्पायर से इनका लेना देना है। अपने सामने इतने सारे लोगों को वह भी इस तरीके से देखकर ट्विंकल घबरा जाती है और जल्दी से विश के पीछे छुप जाती है। क्या आप विश मैडम हैं? विश अपने सामने इन सारे ब्लैक सूट में आदमियों को देखकर हैरान हो गई थी। जब उनका हेड विश का नाम लेता है तो वह असमंजस के साथ उन लोगों को देखती है और हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, जी हाँ मैं ही विश हूँ। आप लोग कौन हैं? विश के घुटनों के पीछे से झांकते हुए ट्विंकल अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से उन लोगों को देख रही थी। उस आदमी ने जिसने अभी अभी विश का नाम लिया था, उसने विश को देखते हुए कहा, हेलो मैडम, मेरा नाम प्रकाश पुरोहित है और हमें यहाँ पर मिस्टर अभय देव कोटियान ने भेजा है। अभय का नाम सुनते ही विश हैरान हो जाती है और गुस्से में उन लोगों को देखती है। पुरोहित अपने पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड से एक बैग लेता है और उसे विश की तरह बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर कोटियान ने आपका सामान भेजा है। विश ने एक घूरती हुई नज़र से पुरोहित को देखा और फिर उसके हाथ में रखे हुए उस बैग को उसने आगे हाथ बढ़ाकर अपने हाथों में ले लिया और उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर उसकी स्लीप थी और उसका स्कार्फ था जो उसने अपने गले में पहना हुआ था। कल रात वह उन सारे सामान को अभय के पास ही भूल कर आ गई थी, या फिर यूँ कहे कि जब वह वहां से निकली तो उसके लिए ये सारा सामान जरूरी भी नहीं था। विश घूरते हुए पुरोहित को देखती है और अपने दोनों दरवाजे को हाथ लगाते हुए कहती है, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं।